हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपने जो पिछला वीडियो था अपने मैथ और क्वेश्चन भारत राजस्थान की स्थिति और विस्तार से था, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीके में। राजस्थान के भौतिक प्रदेश बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसे हम। और आप नोटबुक लेके साथ में पढ़ें, जिससे कि जो भी यहाँ डाटाज या जो भी बताया जाए आपको वो सारा आप नोट डाउन करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से भाग है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान का मैप बनाने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की। इसका सबसे 4 भाग में पहले लिखता हूं। एक पार्ट है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? एक भौतिक प्रदेश ये हो गया, यानी कि ये पोर्शन हो गया मरुस्थल वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आ गया इसका अरावली। अरावली प्रदेश कितने 4 भागों में बांटा गया? टोटल कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश। तीसरा आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये यहाँ पर अरावली आ जाता है और ये मैदानी प्रदेश आ जाता है। और इसके बाद में आ जाता है चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। इसे हम हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं। हाड़ौती का पठार। तो कितने भाग हुए? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती प्रदेश। ये 4 भागों में बांटा गया भौतिक प्रदेश। 4 भागों में बांटा गया राजस्थान को। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। आज जो हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश में वो होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और ये पूरा टोटली मरुस्थलीय भाग है। आज इसका हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। कौन सा पार्ट हो गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कितने % भाग पर फैला हुआ? यानी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कवर करता है। यानी भौतिक प्रदेश जो 4 है उनमें से सबसे ज़्यादा राजस्थान के एरिया या क्षेत्रफल पे कौन फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है। और इस मरुस्थलीय प्रदेश में अगर जनसंख्या कितनी पाई जाती है तो वो 40% जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान की 40% जनसंख्या इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। अगर राजस्थान का थार का मरुस्थल की बात करें, थार के मरुस्थल का कितना % राजस्थान में पाई जाता है? यानी थार का मरुस्थल का कितना भाग, % भाग का कितना क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल, राजस्थान में पाया जाता है वो है 57.68% भाग पर। थार के मरुस्थल का 57.68% भाग राजस्थान में पाया जाता है। क्योंकि जो थार का मरुस्थल है वो पाकिस्तान में भी स्थित है थोड़ा और पंजाब में पाया जाता है। तो राजस्थान में कितना पाया जाता है? 57.68% भाग में। ये क्वेश्चंस आया हुआ है RS 2013 में पूछा गया क्वेश्चंस है और आप इस पर ध्यान दें। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना क्षेत्रफल है? पश्चिमी मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, पश्चिमी मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल
की बात करें, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल हो गया अपना 2,09,142 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया कुल क्षेत्रफल। और एक आता है कि मुख्य भूमि, मुख्य क्षेत्रफल। पश्चिमी राजस्थान का मुख्य क्षेत्रफल कितना है, मुख्य क्षेत्रफल में आएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ें आप थोड़ा ध्यान देके पढ़ें। एक तो आता है कुल क्षेत्रफल, ओवरऑल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2,09,142 वर्ग किलोमीटर, और मुख्य क्षेत्रफल की बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का मुख्य क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1,75,000। अगर इस मरुस्थलीय क्षेत्रफल की हम बात, पश्चिमी मरुस्थल के जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर कितना जाता है, क्योंकि एक मरुस्थलीय भाग है तो यहाँ पर टेम्परेचर, तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक टेम्परेचर यहाँ पर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है औसतन टेम्परेचर, और यहाँ पर सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। तो टेम्परेचर का भी आपको ध्यान होगा। अगर यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, मृदा की हम अगर बात करें तो ब्लूई रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम। और इसका ढाल की अगर हम बात करें तो इसका ढाल पश्चिम की तरफ है। कहाँ है ढाल, किधर है, पश्चिम की तरफ। मैं यहाँ लिखता हूँ, ढाल है इसका पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल राजस्थान में 61.11% और जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%। और थार का मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है मैंने बताया 2,09,142 वर्ग किलोमीटर। और ये थार का मरुस्थल का ये पाया जाता है 57.68% भाग पर। और ये क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, मुख्य क्षेत्रफल 1,75,000। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, और इसकी लंबाई कितनी है, और इसका जो ढाल है वो किस तरफ है। अब हम थार के जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के हम अगर इसके बारे में बात करें तो उत्पत्ति, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, यानी पश्चिमी मरुस्थल जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, देखो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का एक यहाँ पर प्लिस्टोसिन युग हुआ था। प्लिस्टोसिन युग में एक 33 सागर था। 33 सागर के सूखने के कारण काफ़ी विद्वान मानते हैं कि इस मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर के सूखने के कारण हुई। और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका का मरुस्थल, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल का पार्ट है, सारा मरुस्थल का पार्ट मानते हैं। अफ्रीका का ये यहाँ पर स्थित एक मरुस्थल है, सारा मरुस्थल का पार्ट मानते हैं किसको, रेगिस्तान, इसको पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल को सारा मरुस्थल का पार्ट मानते हैं। इसके प्रमाण में हम कुछ बातें या तथ्य देते हैं कि जिसके आधार पर यह तय होता है कि ये किसका पार्ट है। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के जो प्रमाण हम देते हैं, तो इसके जो प्रमाण हैं वो 33 सागर के प्रमाण देते हैं हम। 33 सागर यानी कि 33 सागर में इसकी उत्पत्ति उचित है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई, उसके पक्ष में प्रमाण क्या है वो है। क्योंकि नंबर ए लेता हूँ, यहाँ पर क्या ये 33 सागर में क्या एक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, यानी कि थार के मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। अपने पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, डिडवाना, सांबर, ये सब क्या खारे पानी की झीलें। और समुद्र में खारा पानी सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ पर 33 सागर था। पहले क्या था, 33 सागर। इसी के कारण यहाँ पर डिडवाना वगैरह जो भी पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है, ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर 33 सागर था
और इसके कालांतर में फिर इसका जो जलवायु परिवर्तन हुआ, इसके कारण 33 सागर सूख गया और आज का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बन चुका है। अगर दूसरे प्रमाण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम भंडार के आधार पर भी हम कह सकते हैं ये 33 सागर का भाग था पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोल कहाँ पाया जाता है? समुद्र के अंदर जो जीवाश्म होते हैं उसके निक्षेपण से पेट्रोल का निर्माण होता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी 33 सागर या कोई समुद्र था जिसका परिवर्तन होकर थार का मरुस्थल बना या पश्चिमी मरुस्थल बना। यहां पर एक माइकोनिस्ट चट्टान पाई जाती है, माइकोनिस्ट चट्टान पाई जाती है जो सहारा मरुस्थल में नहीं पाई जाती है, मरुस्थल। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सहारा का भाग नहीं था, सहारा मरुस्थल का भाग नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो माइकोनिस्ट चट्टान पाई जाती है, अगर यहाँ जो चट्टान पाई जाती है वो अगर सहारा मरुस्थल में मिलती तो इसके आधार पर हम बोलते कि ये सहारा का भाग था इसका, और यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये सहारा का भाग नहीं था और ये 33 सागर का भाग ही माना जाएगा। और यहाँ पर एक दो फैक्ट की और बात करें तो यहाँ पर और फैक्ट हमें मिलते हैं। 8 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर एक आकल गांव में, कौन सा गांव है? आकल गांव, लकड़ी के जीवाश्म मिले, लकड़ी के जीवाश्म। आकल गांव आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां है? जैसलमेर में। आकल गांव, आकल वुड फॉसिस भी बोल सकते हैं इसे, आकल वुड फॉसिस, आकल वुड फॉसिल्स यानी जीवाश्म, लकड़ी के जीवाश्म किस गांव में मिले? 8 करोड़ वर्ष पूर्व वो मिले जैसलमेर गांव, आकल गांव में। किस जगह? जैसलमेर में। इसके आधार पर भी ये कह सकते हैं कि ये 33 सागर का भाग था। एक और हम पॉइंट और व्यू ले तो हम 5वां पॉइंट हम ले सकते हैं कि यहाँ पर कुलदरा गांव, एक कुलदरा गांव है, कुलदरा गांव में अब मछली के जीवाश्म मिलेंगे, मछली के जीवाश्म। तो मछली के जीवाश्म के आधार पर फिर भी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 33 सागर था, क्योंकि मछलियाँ कहाँ पाई जाती? सागर या समुद्र के अंदर पाई जाती। तो इन फैक्ट के आधार पर ही हमने ये जाना कि जो थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई वो कहीं ना कहीं 33 सागर के कारण हुई। 33 सागर के सूखने के कारण थार मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। प्लीस्टोसीन युग में, किस युग में 33 सागर सूखा? वो है प्लीस्टोसीन युग, 33 सागर सूखने का युग। 33 सागर इस युग में सूख गया और उसके बाद में यहाँ पर रेगिस्तान कन्वर्ट हो गया, रेगिस्तान बन गया। तो इसके आधार, इन फैक्ट के आधार पर हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी 33 सागर था और 33 सागर के बाद यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुई और हमारा ये थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल बन गया। अब हम देखें तो थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल की जो विशेषता है वो विशेषता देखते हैं थोड़ी बहुत। एक विशेषता अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना की क्षेत्र है, यानी सबसे विश्व में अगर सबसे अधिक संभावना सौर ऊर्जा की है तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? विश्व शक्ति ग्रह, विश्व शक्ति ग्रह भी कहते हैं। विश्व शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? थार के मरुस्थल को कहते हैं वर्ल्ड पावर हाउस। वर्ल्ड पावर हाउस की अगर बात करें तो वह पश्चिमी मरुस्थल, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक संभावना किसकी है? सौर ऊर्जा की। सभी विश्व के सभी मरुस्थल में की तुलना में यहां पर जनघनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व या सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है सभी विश्व के सभी मरुस्थल के लिहाज से देखें तो। और ये विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला
यानी जैव विविधता उसे बोलते हैं जहाँ जीवों की प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता वाला मरुस्थल हम किसे बोलते हैं? मरुस्थल बोलेंगे हम, पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल के। एक इसकी विशेषता ये हो जाती है, कि ये यहाँ पर क्या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सूर्य का जो तापमान है वो ज़्यादा पड़ता है, इसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? निम्न वायुदाब, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इसके कारण जो दक्षिणी जो हवा है, मानसूनी हवा को ये अट्रैक्ट करता है, यानी मानसूनी हवा को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण, यानी कि अगर छोटा सा एग्जांपल ले तो ये एरिया है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ पर जो मानसूनी हवा आती है वो इस यहाँ पर आती है। तो ये बोल सकते हैं कि जो भारत में मानसून आता है उसको ये अपनी ओर खींचने में मदद करता है। यानी थार का मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये मरुस्थल मानसूनी हवा को अपनी तरफ खींचने में मदद करता है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। अब थार के मरुस्थल के विशेषता के बाद हम बात करते हैं इसके उपभाग की। यानी थार के मरुस्थल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा शुष्कतम प्रदेश, और इसका दूसरा जो पार्ट हो जाएगा अर्ध शुष्कतम प्रदेश। शुष्कतम प्रदेश, अर्ध शुष्कतम प्रदेश। इन दो शुष्कतम प्रदेश और अर्ध शुष्कतम प्रदेश को डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, यानी विभाजन करने वाली जो वर्षा रेखा होगी, वो होगी 25 सेंटीमीटर। इसका विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्कतम और अर्ध शुष्कतम को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर 25 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे जो शुष्कतम है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। शुष्कतम के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो जाएगा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि रहित ऐसा क्षेत्र, रेगिस्तान में ऐसा क्षेत्र जहां पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और एक दूसरा इसका पार्ट होगा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। थोड़ा शब्दों पे ध्यान दें, यहाँ पर पूछ रहा मुक्त प्रदेश, फ्री रीजन्स, यानी यहाँ पर कोई बालुका यानी रेतीला इलाका नहीं है, और यहाँ पर ये पूरा इलाका बजरी या जो ब्लू बालुका स्तूप है, बालुका स्तूप से युक्त प्रदेश पाया जाता है। तो इस पर अगर हम चर्चा करेंगे अभी, अगर इसके भी 4 पार्ट किए गए वो हम देख लेते हैं। इसके 4 पार्टों की अगर हम बात करें तो एक पार्ट आ जाएगा इसका घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन आ जाएगा? घग्गर बेसिन। इसके बाद आ जाएगा नागौर उच्च भूमि, शेखावटी बेसिन। और इसके बाद में हमारा जो दक्षिण की तरफ आएगा लूनी बेसिन, दक्षिण पश्चिम की तरफ लूनी बेसिन या लूनी बेसिन। ये आ जाएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर में। इसका एरिया कहाँ से आएगा? हनुमानगढ़ और नगर। ये नागौर और बीकानेर का एरिया आ जाएगा, नागौर और बीकानेर। और शेखावटी में चूरू झुंझुनू सीकर। और लूनी बेसिन आ जाएगा बाड़मेर, और ये दक्षिणी पश्चिम, जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र है। अभी हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। शुष्कतम का एक भाग आएगा, शुष्कतम का एक भाग हम ले रहे हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर बालुका
नहीं पाई जाती, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो अगर बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो ये अपना जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, ये शुष्कतम आ जाता है और ये अर्ध शुष्कतम आ जाता है ना, यानी पश्चिमी भाग शुष्कतम आ जाता है। शुष्कतम में बालू का स्तूप मुक्त, यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकार में ये एरिया फैला हुआ है। तो त्रिभुज यहाँ पर मैं लेता हूँ, इस टाइप से ये एरिया फैला हुआ। तो ये किस किस जगह पे फैला वो सबसे पहले देखते हैं। ये जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर, इस क्षेत्र में ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश फैला हुआ है। इसमें भी अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल टाइप यानी त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है, ये त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। तो जैसलमेर का यहाँ पर एक आएगा तहसील आएगी पोखरण, और इधर आएगा जोधपुर का आएगा फलोदी क्षेत्र, फलोदी क्षेत्र, और इधर बाड़मेर का आएगा बालोतरा क्षेत्र, बालोतरा क्षेत्र। तो ये एक त्रिभुजाकार आकार में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसमें एक पाया जाता हम्मादा, एक क्षेत्र पाया जाता हम्मादा। हम्मादा क्या है? राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानी मरुस्थल को, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानी मरुस्थल को हम हम्मादा कहते हैं। क्या बोलते हैं? चट्टानी मरुस्थल, मरुस्थल। अगर इंग्लिश में अगर हम इसे बात करें तो रॉकी डेजर्ट बोलेंगे हम्मादा। हम्मादा क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला चट्टानी मरुस्थल को हम हम्मादा कहेंगे। और अगर इसके बाद दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो रेग, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पथरीले व कंकड़ युक्त मरुस्थल को पथरीले व कंकड़ युक्त मरुस्थल को हम रेग कहेंगे। अगर इसकी बात करें हम्मादा की तो ये सर्वाधिक जैसलमेर व बीकानेर में पाया जाता है, बीकानेर में पाया जाता है। और रेग की अगर हम बात करें तो ये जोधपुर और बाड़मेर में पाया जाता है। यानी ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या आ जाएगा? हम्मादा। और हम्मादा के चारों तरफ, हम्मादा के चारों तरफ हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा रेग। हम्मादा के चारों तरफ क्या आ जाएगा? रेग आ जाएगा। और रेग, ये डेफिनेशन आप ध्यान रखें, हम्मादा बोलेंगे चट्टानी मरुस्थल को और रेग बोलेंगे पथरीले मरुस्थल को। अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो स्टोनी मरुस्थल, स्टोनी डेजर्ट। स्टोन मतलब पत्थर, रॉक मतलब चट्टान, तो इसके आधार पर इनका नाम रखा गया। अगर एक और तो इसमें इसी से संबंधित बालू का स्तूप युक्त प्रदेश से अगर देखें तो एक और शब्द आता है सीज। क्या आता है? सीज। सीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। सीज क्या है? तीसरा पॉइंट इसी के अंदर, सीज सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जोन, सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जोन। इसका मतलब ये हो गया कि ये राजस्थान में पाए जाने वाला किसी क्षेत्र में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना क्षेत्र है। यहाँ पर इस एरिया में, यानी इस एरिया में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है। और वो इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं वो हम देखते हैं। एक तो आता, 3 जिले आते हैं इसमें, मोस्टली 3 जिले आते हैं। एक आता है जैसलमेर, एक आएगा जोधपुर और एक बाड़मेर। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला नहीं आता या कौन सा आता है, वो आप देख लेना। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर 3 जिला सीज के अंतर्गत आते हैं। एक चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो मगरा क्षेत्र, मगरा प्रदेश। मगरा प्रदेश जो पोखरण है, पोखरण और बालोतरा के मध्य यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
अवशिष्ट पहाड़ियाँ जाती है, यानी कि पोखरण और बालोतरा के मध्य पाई जाने वाली अवशिष्ट पहाड़ियों को हम मगरा कहते हैं। मगरा क्षेत्र की अवशिष्ट पहाड़ियों पर एक पहाड़ी पाई जाती है, त्रिकुट पहाड़ी। आपने हिस्ट्री के हिसाब से नाम सुना होगा। त्रिकुट पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है, वो है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग की अगर स्थापना की अगर बात करें, थोड़ा हिस्ट्री में मैं जाना चाहूँगा कि आ गया तो 1055 में इसकी स्थापना राव जैसल ने की। किसने की? राव जैसल ने की। वापस समझने की कोशिश करें। पोखरण और बालोतरा के मध्य मगरा अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उस पहाड़ी पर एक पहाड़ी पाई जाती है, उसका नाम है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है, उस दुर्ग का नाम है जैसलमेर दुर्ग। उस दुर्ग का नाम है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1055 में राव जैसल ने करवाई। 1055 में राव जैसल ने करवाई। अब हम एक टॉपिक और लेते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं इसी के अंदर। अगर हम बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर बात करें तो हम पांचवा पॉइंट अगर लेवे तो लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? ये जैसलमेर में पाई जाने वाली भूगर्भित जल पट्टी है, यानी कि रेगिस्तान में जल पाया जाता है। भूगर्भित जल पट्टी क्या है? भूगर्भित जल पट्टी। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है जैसलमेर में। जैसलमेर में। और इसी जगह एक फेमस नलकूप पाया जाता है, चांदन नलकूप। क्या पाया जाता है? चांदन नलकूप। चांदन नलकूप रेगिस्तान में पाया जाने वाला चांदन नलकूप, जिसे हम रेगिस्तान का थार का गड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का थार का गड़ा। थार का गड़ा किसे कहते हैं? थार का गड़ा। थार का गड़ा चंदन नलकूप को कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर के में। और लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भित जल पट्टी को हम लाठी सीरीज कहते हैं। अब हम देखते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब हम इसी शुष्कतम जो हमारा उपभाग था थार का मरुस्थल का, उसी का पार्ट 1 हमने पूरा किया। अब उसके बाद शुष्कतम का पार्ट 2 बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात करते हैं। जिससे ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ याद करते हुए नोट डाउन करनी है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकें। शुष्कतम पार्ट का अगर हम एक दूसरा पार्ट लेवे तो वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश मतलब वहाँ पर बालू का स्तूप नहीं था। क्यों? हमने हमादा, चट्टानी, मरुस्थल वगैरह पढ़ा, तो ये आप सेंस लगा सकते हैं। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश मतलब वहाँ पर रेतीली इलाका है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप बाकी जो भी ट्राइंगल यानी त्रिभुजाकार मैंने बताया, मैं वापस एक बार समझाना चाहूँगा आपको मैप के माध्यम से। ये पोर्शन आ गया शुष्कतम का। इसके अंदर हमने ये ट्राइंगल बनाया। ये ट्राइंगल, ये त्रिभुजाकार जो एरिया था, ये आ गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और इसके अलावा जो एरिया बचा है वो इसके अंतर्गत आएगा। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें एक शब्द आता है अनुदेदेरी। अनुदेदेरी क्या होता है? क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या होता है कि जब पवन अपने मार्ग में चलती है, रेगिस्तान में पवन चलती है, तो वो अपने साथ धूल मिट्टी, रेगिस्तान की जो मिट्टी है उसको साथ में लेकर चलती है। जब ये पवन समांतर चलती है, यानी समांतर एक ही दिशा में समानांतर चलती है, समानांतर चलती स्पीड से चलती हुई पवन का जब वेग कम हो जाता है, यानी कि गति मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? गति मंद हो जाती है। जब पवन समानांतर एक दिशा में चलती है तो जैसे ही गति मंद हुई तो वो जो अपने साथ धूल मिट्टी उड़ाकर ला रही है वो उसी जगह डिपॉजिट या उसी जगह उसका निक्षेपण हो जाएगा। तो जब ऐसा मिट्टी यहाँ से आ रही है और ऐसा आकार का फिर
स्तूप बन जाए, धूल मिट्टी का एक स्तूप बन जाए। पवन समानांतर मार्ग में चलती हुई गति जब मंद हो जाए, यहाँ पर गति मंद हो गई और फिर ये धूल मिट्टी का ये एक टिल्ला बन गया, उसे हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहेंगे। क्या कहेंगे, वापस समझने की कोशिश करें। पवन जब एक दिशा में समानांतर चलती हुई, जब पवन के वेग में कुछ मंद हो जाएगी, यानी पवन का जो वेग है धीमी गति हो जाएगी या मंद गति हो जाएगी, इसके कारण पवन अपना जो धूल मिट्टी है उसी जगह डिपॉजिट या निक्षेपण कर देगी और एक बालू का टाइप ये टिल्ला बन जाएगा। इसे हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहेंगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहेंगे। अब इसी के अंदर एक और आता है, वो आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब पवन अपने मार्ग में मिट्टी को लेकर किसी समानांतर दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में समानांतर दिशा में चल रही है, ऐसे चलती चलती उसके सामने जब कोई अवरोध आ जाए, जैसे चट्टान या मरुस्थल आ जाए, चट्टानी मरुस्थल आ जाए या पेड़ आ जाए या ऐसा कुछ चीज़ आ जाए जिससे वो अपना जो धूल मिट्टी है उसी जगह डिपॉजिट कर देती है, उसी जगह डिपॉजिट कर देती है, तो एक बालू का स्तूप बनता है, उसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये समकोण में बनता है। आप एक पॉइंट को पकड़ सकते हैं, अगर अवरोध आ जाए और समकोण आकार में समकोणीय आकार में अनुप्रस्थ कोई टिल्ला बनता है तो उसे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। अगर समानांतर बनता है और मंद गति हो जाए तो उसे हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहेंगे। ये सर्वाधिक अगर बनता है तो जैसलमेर में बनता है अनुदैर्ध्य जैसलमेर। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप किस जिले में सर्वाधिक बनता है, वो है जैसलमेर। अगर इसकी बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की, तो वो सर्वाधिक बनता है जोधपुर। कहाँ बनता है? जोधपुर। क्योंकि अगर रुकावट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर रुकावट है अवरोध कहीं आएगा तो वो आएगा जोधपुर में, जैसलमेर में ऐसा कोई अवरोध नहीं आने के कारण सर्वाधिक कहाँ बनते हैं अनुप्रस्थ बालू का? जोधपुर में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, बरखान क्या होते हैं? बरखान, इसमें एक पॉइंट आता है बरखान। अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। बालू का स्तूप को हम बरखान बोलेंगे, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम बरखान बोलेंगे। और बरखान की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है बालेरी गांव। बालेरी गांव कहाँ है? चूरू। कहीं कहीं आप इसको नाम पालेरी गांव भी मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो पालेरी और बालेरी गांव। यानी बरखान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम बरखान कहेंगे। और ये कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बालेरी गांव, चूरू में। और इसी का एक शब्द आता है सीफ। बरखान जैसा ये होता है बरखान, इसके किनारे दो होते हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार होता है बरखान। अगर इसका किनारा एक किनारे वाला हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक किनारे वाले को हम बोलेंगे सीप। यानी बरखान का ही एक दूसरा रूप है, उसे हम सीप बोलेंगे। अब लेते हैं पैराबोलिक। एक शब्द लेते हैं पैराबोलिक। एक शब्द लेते हैं लूनेट, एक लेते हैं नेबका। इन तीनों को हम समझते हैं। वनस्पति के सारे बनने वाले बालू का स्तूप को हम बोलेंगे पैराबोलिक। वनस्पति के रेगिस्तान में ये वनस्पति होती हैं इस टाइप से, इसके सारे आकर हवा के द्वारा मिट्टी या धूल मिट्टी बन जाती है, जिससे बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। अब उसे हम बोलेंगे पैराबोलिक। पैराबोलिक सर्वाधिक जोधपुर में बनता है, ये ध्यान रखें। और एक लूनेट बोलते हैं झाड़ियाँ। रेगिस्तान में जो झाड़ियाँ पाई जाती है, झाड़ियों के सारे बनने वाले बालू का स्तूप को हम लूनेट बोलते हैं। लूनेट झाड़ियों के सारे, पैराबोलिक वनस्पति के सारे। एक आता नेबका।
रेगिस्तान में जो झील होती है, गर्तों के अंदर झील, किसके अंदर? गर्त होते हैं, गर्तों के अंदर जो झील होती है उसे हम नेबखा बोलते हैं। अब कुछ और हम बात करते हैं। एक शब्द आता है आपके सामने मरुस्थल में देखने को मिलेगा, प्लाया शब्द आपने सुना भी होगा, प्लाया। और एक आया प्लाया के बाद में बालसन, एक है टोड और रन। मरुस्थल के अंदर बनने वाली अस्थायी झील को हम प्लाया बोलते हैं। प्लाया के अगर सूख जाने के बाद जो मैदानी भाग बनता है, प्लाया के सूखने के बाद जो मैदान बनता है उसे हम बालसन बोलते हैं। समझने की कोशिश करें, प्लाया मरुस्थल के अंदर अस्थायी झील को प्लाया बोलते हैं। प्लाया अगर सूख गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? बालसन बोलेंगे। और स्थायी झील, मरुस्थल के अंदर जो स्थायी झीलें पाई जाती हैं, स्थायी झील पाई जाती हैं, उसे हम टोड बोलेंगे। और टोड जब सूखती है और दलदली भाग बचता है, दलदली भाग या दलदली प्रदेश को हम रन बोलते हैं। एक फेमस रन है बाप रन। क्या है? बाप रन। ये कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि बाप रन कहाँ पाया जाता है? बाप रन जोधपुर में पाया जाता है। इसके बाद एक शब्द आता है दरियन। दरियन, एक आता है उर्मिका, उर्मिकाए। एक शब्द आता है दरियन, एक शब्द आता है उर्मिका। दरियन भ्रमणशील बालू का स्तूप, भ्रमणशील जो बालू का स्तूप होते हैं ऐसे, उसको हम बोलते हैं भ्रमणशील बालू का स्तूप को दरियन बोलते हैं। और जो सागरीय क्षेत्रों में सागर होता है, सागर में जो तरंगे होती हैं, तरंगों के समान दिखाई देने वाले, यानी सागर में हमने समुद्र या सागर में आपने देखा जो लहरें होती है जैसे तरंग टाइप होती है, तरंगों के समान जो बालू का स्तूप या दिखाई देते हैं उसे उर्मिका ही बोलते हैं। आपने कई पिक्चर वगैरह या किसी में फोटो वगैरह या मूवी में देखा होगा। एक शब्द आता है घासी, कॉरिडोर, और एक आता है घासी, कॉरिडोर, इसी के अंदर हम ले लेते हैं ओके गलियारा। बालू का स्तूप के, ये बालू का स्तूप है, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसके मध्य से एक सकरा रास्ता पाया जाता है, सकरा मार्ग पाया जाता है, उसे हम गरिया या गलियारा, कॉरिडोर या कारवा कहते हैं। क्योंकि इस रास्ते के मध्य से होकर जो पशुपालक होते हैं वो अपने कारवा ले जाते हैं, इसी कारण इसे हम कारवा कहते हैं। एक शब्द होता है नखलिस्तान। नखलिस्तान रेगिस्तान में पाए जाने वाला वह क्षेत्र भूगर्भित जल पट्टी के कारण यहाँ पर मरु उद्यान बने हुए। क्या बना हुआ? मरु उद्यान। इसके कारण इस यहाँ पर नखलिस्तान कहते हैं। ये नखलिस्तान जैसलमेर में पाया जाता है। नखलिस्तान क्या पाया जाता है? क्या होता है? लाटी सीरीज जहाँ स्थित है, यानी भूगर्भीय जल क्षेत्र के कारण इस एरिया में हरा भरा एरिया है, यहाँ पर उद्यान की तरह दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसे नखलिस्तान कहते हैं। राजस्थान का मरु उद्यान कहते हैं, वो है जैसलमेर में। तो आशा करता हूँ इसके बाद जो हमें शुष्कतम हमने पढ़ा, शुष्कतम हमने पढ़ा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अर्ध शुष्कतम टॉपिक लेके आएंगे। अर्ध शुष्कतम टॉपिक लेके आएंगे, इसी का पार्ट होगा अर्ध शुष्कतम, वो टॉपिक लेके आएंगे। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और उनसे चैनल सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रही। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।